हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम आपको उत्तराखंड पढ़ा रहे थे। उत्तराखंड में हमने आपको पिछले क्लास में जो राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ाया। आज हम आपको उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं। इसमें पहला क्या, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। पहली प्रजाति कौन सी? कोल प्रजाति। कौन सी प्रजाति? कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? कोल प्रजाति को माना जाता है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति को। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे थे? कुरूप व भद्दे थे। कैसे थे? कुरूप व भद्दे थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कहाँ कोल प्रजाति का वर्णन कैसे मिलता है? मुंड व शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कौन सी कोल प्रजाति जो है नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। कहाँ मिलती है कुमार कुमारी प्रथा? कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। कौन सी? कोल प्रजाति में भूटांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। नेपाल में कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। कहाँ नेपाल में कौन से कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन? शिव प्रसाद डबराल जो है वो कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। दूसरी है आपकी किरात प्रजाति। पहले कौन सी थी? कोल। दूसरी है किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। किनको? किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड में आने वाली दूसरी प्रजाति थी। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। और इनकी भाषा या बोली कैसी? मुंडा है इनकी भाषा या बोली, मुंडा। एवं इनका मुख्य खाद्य क्या है? सत्तू था। किनका? किरातों का। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। कैसी थी? भ्रमणकारी, घूमने में, और पशुपालक व आखेटक जाति थी, यानी शिकार करने वाली थी किरात प्रजाति। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे किससे? अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ। कहाँ हुआ था? विल्लव केदार नामक स्थान हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। किरातों का अर्जुन से युद्ध कहाँ हुआ था? विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। बाण भट्ट की कादम्बरी रचना में, कौन सी? बाण भट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। किसके? किरातों के निवास की पुष्टि होती है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। कहाँ? कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। कहाँ? रघुवंश महाकाव्य में। वर्तमान में अस्कोट पिथौरागढ़ में जो डीडीहार नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। कहाँ? पिथौरागढ़ में अस्कोट और डीडीहार नामक स्थान में किरातों के जो है वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रेसन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल जो है कोलू को जो है भारत व हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रेसन जो है किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तीसरी प्रजाति कौन सी थी? खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रजाति है? खस प्रजाति का, जो तीसरी प्रजाति थी। और खसू को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। किनको? खसू को कहाँ शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? 1885 में। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत में खस लोग कहाँ से लड़े थे? कौरवों की ओर से, पांडवों से लड़े थे। राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। घर जमाई प्रथा व पशु बलि प्रथा खसों से प्रचलित थी। घर जमाई प्रथा व पशु बलि प्रथा कहाँ से प्रचलित हुई? खसों से प्रचलित हुई। खस जो है उत्तराखंड में आने वाली तीसरी प्रजाति थी। खसू के विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। खसू की जो विधवाएं होती थी, जिसकी विधवाएं होती थी, उनके वो जो है किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे क्या कहा जाता था? टिकुआ कहा जाता, टिकुआ प्रथा कहा जाता था।
झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। क्या कह रहा है? झटेला प्रथा खसों पर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, यानी कि पहले पति को छोड़ किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खस लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। ज्येष्ठ सबसे बड़ी पुत्री होती थी, उसे मंदिर में दान कर देते खस लोग, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। देवदासी प्रथा भी खसों में प्रचलित थी। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कब हुआ? खसों के समय हुआ। गढ़वाल क्या कह रहे हैं? गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार और प्रसार कब हुआ? खसों के समय हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। भोटान्ती क्या है? शोका प्रजाति। कानी नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शोका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति है। कानी नदी पिथौरागढ़ में शोका प्रजाति, भोटान्ती का प्रजाति को शोका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति है। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। कहाँ से? तिब्बत से, चीन से व्यापार करते थे 1962 तक। 1914 में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। कब? 1914 में, जब तिब्बत व अंग्रेजों के बीच जब समझौता हुआ, उसके आधार पर भोटिया जाति के लोग जो है तिब्बत से व्यापार करने की उनको छूट प्राप्त थी। भोटान्तिकों की अनेक उपजातियां थी जो निम्न है। कौन कौन सी? भोटियों के गरबियाल, गुंजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, ताल आदि जो है भोटान्तिकों की उपजातियां हैं। भोटान्तिकों की उपजाति राठ व संगोत्र में विभक्त थी। किसमें? राठ व संगोत्र में विभक्त थी। एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। किसको? राठ को बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। किसमें? बिरादरी के सूचक। बिरादरी में आने वाले परिवार के बीच जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटान्तिकों में है। कहाँ? दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटान्तिकों में रण व बड़ प्रथा। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व व्यापार के रूप में करते थे। घरमा देवता की पूजा क्या? वर्षा देवता के रूप में करते थे, तथा घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटान्तिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंच। क्या कहा जाता है? कंच कहा जाता है। अब है उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। कितने भागों में बांटा गया उत्तराखंड के का इतिहास? विभिन्न कालखंड विभक्त। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल, 3 भागों में विभक्त किया गया है इतिहास के कालखंड को। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पोनानी नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले। कहाँ? अल्मोड़ा के कौन से इलाके में? कालामाटी व मल्ला पेनानी नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? हुडली नामक स्थान पर लीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि लीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका लाखू गुफा। क्या है? लाखू गुफा। लाखू गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छिला के निकट दलबैंड व सोयान नदी के तट पर स्थित है। यानी कि एग्जाम क्वेश्चन, लाखू गुफा कहाँ है? तो बाड़े छिला के निकट, बाड़े छिला में, अल्मोड़ा के बाड़े छिला में स्थित है लाखू गुफा। खोज कब हुई? 1968 में हुई। लाखू गुफा में पशुओं मानव के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए। जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि पशुओं मानव के रंगीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो लाखू गुफा से प्राप्त हुए हैं। लाखू गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीम पटेका शैलाश्रयों से करते हैं। यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ था। कैसे आकार का? नागफनी के आकार का। लाखू उडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, यानी कि समूहबद्ध नर्तन या फिर नर्तक मंडली है। सामूहिक नृत्य जो
समूह में नृत्य करते हैं उसका नर्तक मंडली है। अगला है गोरख्या गुफा। क्या है? गोरख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा उडियार को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय किसको जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। गोरख्या गुफा चमोली के डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारख्या गुफा कहाँ है? चमोली में है। डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें से 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियों के हैं। 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें से 8 चित्र पशुओं के और बाकी किसके हैं? मानवों के हैं। ग्वारख्या गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। किसमें? गोरख्या गुफा के चित्रों में। अगला है किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। गोरख्या गुफा कहाँ था? चमोली के डुगरी गांव में नदी के तट पर था। लेकिन किमनी गांव कहाँ है? ये भी चमोली में, लेकिन थराली के पास पिंडर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हल्के सफेद रंग के शैलचित्र, हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका मनारी गांव। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मनारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो कि चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मनारी गांव कहाँ है? चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। 1983 और 2001 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मनारी गांव का सर्वेक्षण किया था। मनारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान हिमालय पर वृषभ जोबा के तौर पर हुई है। मनारी से 5.2 किलोग्राम सोने का एक मुखौटा के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। क्वेश्चन पूछा है कि 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनारी गांव से प्राप्त हुआ। मनारी गांव कहाँ है? चमोली में है। मनारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिलता है, जिसे आगरा भेजा गया था। शिव प्रसाद डबरान ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मनारी गांव में मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति के समाधान बताया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति का समाधान बताया था। मनारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर ओधे मोड़ लिटाया गया था। अगला अल्मोड़ा के समाधान, अल्मोड़ा जो मिले हैं। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौना चैनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। किसने की? यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज भी यशोधर मठपाल ने ही की थी। सानड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए, शिष्ट एवं अन्नबेरियन। 2 प्रकार के बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए। कौन कौन से? शिष्ट एवं अन्नबेरियन। अगला है आपका लुइथाप। लुइथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और लुइथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। लुइथाप के शैलचित्र मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लुइथाप का अल्मोड़ा में है। पेटसाल व फटकानौली। फटकानौली की खोज 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। फटकानौली की खोज कब की? 1985 में। किसने की? यशोधर मठपाल ने की। पेटसाल की खोज कब हुई? 1989 में हुई और इसकी भी खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने की। भी अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग के मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। कैसे रंग की प्राप्त हुई है? कत्थई रंग की। ये दोनों स्थल कहाँ है? सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से? फटकानौली और पेटसाल, दोनों जो है सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। अल्मोड़ा के फटकानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज की गई है। अगला है आपका फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग एवं नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। कौन से नृत्य में? योग एवं नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? फलसीमा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं, जिस पर 2 कपमार्क से बने हुए हैं।
लोथाप कहाँ है? अल्मोड़ा में। पेटसाल व फटकनौली भी अल्मोड़ा में है और फलसीमा भी अल्मोड़ा में है। अगला है बनकोट। बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। एग्जाम पूछता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनकोट से प्राप्त हुई हैं। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज कब की गई? 1989 में हुई। बनकोट से प्राप्त उपकरणों को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। जो बनकोट से उपकरण प्राप्त हुए उनको अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट यानी कि पिथौरागढ़ एवं बहादुराबाद यानी कि हरिद्वार में अन्य स्थानों में भी हुई है। ताम्र उपकरण जो है उनकी खोज बनकोट में और बहादुराबाद दोनों जगह हुई है। बनकोट जो है पिथौरागढ़ में, बहादुराबाद का है हरिद्वार में है। लोथाप का है अल्मोड़ा में है। पेटसाल व फटकनौली का है, ये भी अल्मोड़ा में है। फलसीमा का है, ये भी अल्मोड़ा में है। लेकिन बनकोट का है, ये पिथौरागढ़ में है। ने उत्तराखंड इतिहास के कालखंड में पहले क्या पढ़ा? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा। अगला क्या है? आध ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ है। कौन से पौराणिक ग्रंथ है? उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ। क्या हुआ? उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है। जबकि दक्षिण कुरु मेरठ व हस्तिनापुर के लिए हुआ है। उत्तर कुरु जो है उत्तराखंड के लिए प्रयोग हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, और दक्षिण कुरु जो है मेरठ व हस्तिनापुर के लिए हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाघ देवी का निवास स्थल बद्रिकाश्रम बताया गया है। वाघ देवी का निवास स्थल कहाँ बताया गया है? बद्रिकाश्रम में बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं? नेपाल। स्कंद पुराण में जो 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर व जालंधर, जिसमें से 2 केदार खंड व मानस खंड, जो 5 हिमालय खंड है उनमें से केदार खंड और मानस खंड उत्तराखंड में स्थित है। केदार खंड गढ़वाल और मानस खंड कुमाऊं। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहता है? केदार खंड। जबकि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। केदार खंड क्या? गढ़वाल क्षेत्र। मानस खंड क्या है? कुमाऊं क्षेत्र। माया क्षेत्र व गंगा द्वार किसे कहते हैं? हरिद्वार को। माया क्षेत्र व हिमालय तक के यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या? केदार खंड। और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। पुराणों में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्म पुराणों में क्या कहा जाता था? केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को यानी कि कुमाऊं व गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावरत व उत्तरखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे। कितने जातियों में? 5 जातियों में। कौन कौन से? पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु एवं त्रिवसु। कौन कौन से 5 जातियां? कौन कौन सी थी ऋग्वेद में आर्य लोगों की 5 जातियां? पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु एवं त्रिवसु। जिसमें से वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका जन त्रिवत्सु जन का शासन था? वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? त्रित्सु जन का शासन था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? गौरी गुरु। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। यही से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवनदान दिया था। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र कौन? अंगद या चंद्रकेतु। वो चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था और यहीं से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवनदान दिया था।